आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वो सिखाने वाले की जगह है। लातादाद तालब इल्मों को सिखा चुका, लातादाद पौधे अपने हाथों से लगाए। ये पौधे अब फल फूल रहे हैं। ज़िंदगी ने वफा की तो अभी और बहुत बीज बोऊंगा और इन्हें फलते फूलते देखूंगा। ज़िंदगी ने ये मकाम दिखाया कि दूसरों को सिखाने के काबिल बना दिया, लेकिन एक सिखाने वाले ने खुद कैसे सीखा? क्या सब आसानी से हो गया या मुझे भी सीखने में कोई दिक्कत हुई? मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। आपकी भी एक कहानी होगी और हो सकता है कि आपको अपनी कहानी और मेरी कहानी में मुताबिकत नज़र आए। हो सकता है जहाँ आज आप खड़े हैं वहाँ आपको ज़िंदगी का सफ़र गैर यकीनी और दुश्वारियों से भरपूर नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जहाँ आज आप में से कई खड़े हैं, बालकल इसी जगह मैं भी खड़ा था। लेकिन मैंने मेहनत शाखा से अपनी ज़िंदगी बदली। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि लातादाद लोगों को भी मुआशी खुद कफालत का रास्ता दिखाया। अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो आप भी ये सब कर सकते हैं। बल्कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इससे अच्छा करें जो मैंने किया और अपने वतन के नौजवानों की मुआशी खुद कफालत हासिल करने में मदद करें। सब एक दूसरे का हाथ थामें और एक दूसरे का सहारा बने। जो दिलचस्प कहानी में सुनाने जा रहा हूँ इसका आगाज़ 1992 से होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था। पहली बार डे एंड नाइट मैच होने का जोश व खरोश अलग था। शामत अमाल मेरे मैट्रिक के इम्तहानात भी चल रहे थे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था। मैंने एक तारीखी फैसला किया जिससे अपने वाला साहब को भी आगाह कर दिया। फैसले की कई शिक्कें थी। मैंने रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना है। मुझे कोई ना रोके, हर हाल में क्रिकेट देखूंगा, चाहे आंधी आए या तूफान। मैंने अपने वाला साहब को वाज़ह कर दिया था। क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल बाद और इम्तहान हर साल आता है, लिहाजा मेरा इंतखाब बिलाशुबा क्रिकेट वर्ल्ड कप ही होगा। यूं भी मैं सर्टिफाइड नालायक था। हमेशा पासिंग मार्क्स लेकर मुश्किल पास हुआ करता था। मैच फाइनल के रोज़ मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल ऑन पड़ा। सुबह सुबह मैंने ऐलान कर दिया कि मैं फ़ाइनल देखूंगा और प्रैक्टिकल देने नहीं जाऊंगा। अब्बा जी ने बहुत समझाया कि बेटा जी, इस एक प्रैक्टिकल के पीछे पूरा साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, दोहराई करो। मैंने अज़र पेश किया कि फ़ाइनल तो मैं हर हाल में देखूंगा, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री और मैथ का पर्चा भी अच्छा नहीं हुआ था। फेल तो मैंने वैसे ही हो जाना है। वालिद साहब ने बहुत समझाया बुझाया कि बेटा हिम्मत करो, मैंने तुम्हारा टाइम टेबल देखा है। जब तक तुम प्रैक्टिकल देकर वापस आओगे तुम्हारा मैच नहीं छूटेगा, जाओ पढ़ लो। अब इन्होंने मेरी मदद की खातिर बायोलॉजी की किताब खोली और कुछ सवाल पूछे, लेकिन जल्द ही इन्हें अंदाज़ा हो गया कि बेटे की तालीमी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। खैर, इन्होंने मुझे जैसे तैसे कायल कर लिया कि मैं प्रैक्टिकल देने चला जाऊं। मरता क्या ना करता, बात मानते ही बन पड़ी। प्रैक्टिकल भी हो गया, मैच भी हो गया। पाकिस्तान वो मैच जीत गया और पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शाम अब्बू और मेरे दरमियान कोई बात ना हुई। मेरा प्रैक्टिकल हो गया, मैच भी हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया, जिसकी भरपूर खुशी मनाई गई। मुझे अपने मैट्रिक के इम्तहानात से ऐसी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं थी कि इसकी भरपूर खुशी मनाई जाए। बहरहाल मैं अपनी फरागत के मज़े लूट रहा था। सोना जागना सब अपनी मर्ज़ी से चल रहा था। मेरे वालिद साहब पाक आर्मी में डॉक्टर थे। इन दिनों इनकी पोस्टिंग कोयटा में थी। जिन लोगों का कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ हो वो वहाँ के तर्ज तमीर से वाकिफ़ होंगे। कोयटा के घरों में सनरूम अक्सर बनाए जाते हैं। इन फरागत के दिनों में एक रोज़ मैं बड़े सुकून से सनरूम में बैठा नाश्ता कर रहा था कि वहाँ अब्बा जी चले आए। अब्बा जी की बॉडी लैंग्वेज से मैंने महसूस कर लिया था कि अब क्या होने जा रहा है। मुझे इनका गैर मुतमिन होना नज़र आ रहा था और बेसुकूनी वाज़ह थी। साफ ज़ाहिर था कि कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं। मैं जानता था कि वो ख़ास बात क्या है। इन्हीं दिनों अब्बा जी की रिटायरमेंट आ गई थी और हमें पिंडी वापस जाना था। इन्होंने बैटमैन को फलक शगाफ आवाज़ लगाई, मुस्तफ़ा चाय लाओ। इनकी आवाज़ ऐसे थी कि भले चंगे बंदे का दिल ऊपर नीचे हो जाए। मुस्तफ़ा जल्द ही चाय ले आया। अब्बा जी मेरे पास बैठ गए, चाय पीने लगे और पूछा, तुम अपने मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम कब सीरियस हो गए? यहाँ ये बताता चलूँ कि हम 4 भाई हैं।
कोई बहन नहीं और मेरा तीसरा नंबर है। एक तो माँ बदौलत का नंबर बीच का था, दूसरे जी भर के नालायक भी वाक़या हुए थे। जब भी मैं कोई कारनामा सर अंजाम देता तो पहले अम्मी अब्बा मेरी गोशमाली करते, फिर बड़े दो भाई इन कार खैर में अपना हिस्सा डालते। सच तो ये है कि मैं नालायकी और बदतमीजी का भरपूर इम्तिजाज था। अगर कोई मुझे पढ़ने का कहता तो मैं नाराज़ हो जाता और अपने गुस्से का भी इजहार करता। बस पढ़ाई से मैं बहुत एलर्जिक वाज़ेह हुआ था। इन हालात में अब्बा जी की बाहर भेजने की तजवीज़ दिल को बेहद भाई। अब इन्होंने इफ्तिसार किया और तुम्हारा क्या किया जा सकता है। मैंने जवाब दिया, कहीं भी भेज दें। मेरे वदियाल और ननिहाल से काफ़ी रिश्तेदार बैरून मुल्क मुकीम थे और मैंने सुन रखा था कि वहाँ अपनी पसंद के मज़ामीन मुंतखब करने की आज़ादी होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का मुझे बहुत शौक़ था और मैं पेंटिंग वाली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता था। स्केच बनाने का बहुत शौक़ था। क्योंकि पढ़ाई से कोई ख़ास शगुफ नहीं था, लिहाजा बैक बेंच पर बैठकर फिज़िक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री के टीचर की अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाकर इन्हें दे देता था। जो टीचर अच्छा ना लगता इसके धड़ पर मास्टर बना दिया करता था। मेरा स्केच बहुत अच्छे हुआ करते थे और लोग दरख्वास्त करके अपनी तस्वीरें रिप्रोड्यूस करवाते। मोबाइल फ़ोन इस वक्त थे नहीं, तो मैं खुशी खुशी दोस्तों को स्केच बना दिया करता था। मैं बैक बेंचर था। फ्रंट सीटर इस मज़े से नाशना है क्योंकि बैक बेंचर को पीछे बैठकर पढ़ाई के सिवा बहुत कुछ करना होता है। बहुत पुरलुत्फ और मसरूफ़ ज़िंदगी होती है। मैंने अब्बा जी को बता दिया कि मैं पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे डिज़ाइन मैगज़ीन्स पर नज़र आएँ। अब तक अब्बा जी को अंदाज़ा हो गया था कि साहबजादे से मेडिकल या इंजीनियरिंग की तौक़ा रखना फजूल है। वो समझ गए थे कि अब ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई फ़ायदा नहीं, ये आर्ट ही सीखेगा। लिहाजा बात ख़त्म हो गई और तय पाया कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। हाँ, जहाँ तक बाहर जाने का ताल्लुक़ है, इसका अंदाज़ा जल्द ही हो गया कि वो मुमकिन नहीं। तो जो कुछ भी करना है इसी मुल्क में रहकर करना है, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है।